नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रिश द अर्बन नक्सल। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता जो आपका और बिल्डर का है वो क्या कहलाता है? आपको लगता है कि वो एक फ्लैट बायर का रिश्ता है एक फ्लैट सेलर के साथ, एक बिल्डर के साथ। दरअसल ऐसा नहीं है। आप अगर शब्दों में जाओगे और फॉर्म्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलता है कि ये कुछ और है। आप लूजली कहते हो बिल्डर है, आप लूजली कहते हो मैंने फ्लैट बुक किया है। ये सब लूज भाषा है, लेकिन लीगल भाषा में वो लोग ऐसे नहीं कह रहे हैं, वो कुछ और ही कह रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि दरअसल वो अपने लिए प्रोमोटर नाम यूज करते हैं। प्रोमोटर, तो प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर एक प्रोजेक्ट का निर्माता होता है। एक प्रोजेक्ट क्या होता है? आप कहोगे अरे यार, बहुत सारे फ्लैट्स को एक बिल्डिंग में डाला जाता है और बहुत सारे बिल्डिंग्स को एक कंपाउंड में डाला जाता है तो उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। गलत है। प्रोजेक्ट का मतलब है हम कुछ करेंगे, हमारा कुछ करने का इरादा है, हमने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इंग्लिश में ये होता है प्रोजेक्ट। जैसे कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है क्लासरूम में, तुम लोग ये काम करोगे, तुम लोग उत्तर प्रदेश का नक्शा ड्रॉ करोगे और उत्तर प्रदेश में कौन से शहर हैं और उनकी पॉपुलेशन कितनी है ये लिखोगे। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट। दूसरे बच्चे को गुजरात के लिए देते हैं, दूसरे बच्चे को मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे ये होता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट का मतलब है हम कुछ करने निकले हैं। हो सकता है भी इसके अंदर कुछ लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट में कुछ टेक फॉर ग्रांटेड किया जाता है। वो क्या है भाई? प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, यह भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। हम जिसे बिल्डर कहते हैं वो क्या है भाई? मैं तो प्रोजेक्ट का प्रोमोटर हूं। प्रोमोटर क्या है? प्रोमोटर मतलब कोई काम करने के लिए आपके तरफ से कोई काम करने वाला बंदा जो आप सबके तरफ से, यानी जिन्हें आपने चुना है, कोई काम करेगा आपके लिए, तो ये होता है प्रोमोटर। वो एक इसको प्रोमोट करता है, एक कॉज को प्रोमोट करता है। ओके, पहले इन द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोमोटर कैसे होता था कि फॉर एग्जांपल LIC के सारे एम्प्लॉइज इकट्ठे होके कहते थे कि हमारे लिए एक LIC कॉलोनी बनाना है, और फिर एक प्रोमोटर, एक उनमें से ही एक बंदा एम्प्लॉय कहता था मैं ये काम करवाऊंगा आप सबके लिए, और फिर वो एक प्लॉट ले लेता था गवर्नमेंट से, ये करेस्पॉन्डेंस करके थोड़ा कंसेशनल रेट में, ये कह के कि हम सारे LIC एम्प्लॉइज और LIC एजेंट्स के लिए एक सोसाइटी का प्रोमोटर हूं। ऐसे करके वो करता था, वो खरीदता था, यानी वो गवर्नमेंट को जो भी दाम देने होते थे तब वो पैसे रेज करता था कि सब लोग भाई 20-20 हजार 30-30 हजार दे दो, हम लोग यहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं, और फिर हम एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेंगे और मकान खड़े होंगे और मैं आपको सबको हैंड ओवर दूंगा। ये होता था प्रोमोटर। आज वो मीनिंग नहीं है। आज आपका प्रोमोटर के साथ वो रिश्ता नहीं है। लोधा कहते हैं अपने आप को प्रोमोटर, गोदरेज कहते हैं प्रोमोटर। हर एक प्रोजेक्ट के जो बिल्डर हैं, बिल्डर अपने आप को कह रहे हैं प्रोमोटर, लेकिन वो असल में प्रोमोटर आपकी नजर में नहीं है, लेकिन वो कानून को कंफ्यूज कर रहे हैं और आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि कंफ्यूज कैसे कर रहे हैं। एक्चुअल में आप समझते हो कि आप ग्राहक हो, आप फ्लैट परचेजर हो, और आप अपने आप को फ्लैट परचेजर समझ के पैसे देते हो, और आप ये समझ के पैसे देते हो कि मैंने एक फ्लैट बुक किया है
और प्रोमोटर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये फ्लैट मुझे मिलेगा 2024 के साल में। 2024 जून तक मुझे वो फ्लैट देने वाला है, ऐसा एक उसने मुझे प्रॉमिस किया है। ये समझ के आप उसे पैसे देते हो। एक्चुअली टर्म्स कुछ अलग हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान में पढ़ा तो पता चलता है कि वो जिस तरह से कह रहे हैं उनका कहने का अंदाज कुछ और है। वो इस तरह से कहते हैं, सर, अच्छा पहली बात वो आपको फ्लैट ऑफर नहीं कर रहे हैं। वो आपको यानी वो मार्केट में नहीं उतरे हैं फ्लैट देने के लिए, बेचने के लिए। ध्यान में रहे, आप अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आप उनके पास गए हो, सर हम आपको हमारे पैसे देने आए हैं, हम आपके प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं। यानी कि भाषा बदल के कहूं तो हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं, या आपके प्रॉफिट में हम भागीदार बनना चाहते हैं, आपके प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हम लेना चाहते हैं, और आप जो भी रिस्क ले रहे हो ना, वो सारे रिस्क हम अपने सर पे लेना चाहते हैं। ये है एक्चुअल में आप इस तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से लिख के दे रहे हो कि हम आपका जो भी प्रॉफिट, लॉस, रिस्क जो कुछ भी है उसमें हम भागीदार बनना चाहते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं देखो तुम्हारा जो प्रस्ताव है, हो सकता है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, हो सकता है हम उसे रिजेक्ट करेंगे, हमें 1 महीने का समय चाहिए सोचने के लिए, या हमें दो महीने का समय चाहिए सोचने के लिए। इस तरह से लिखा हुआ है, आप देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर हम रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी आप उनके ग्राहक नहीं हो। अगर आप उनके ग्राहक होते तो रिजेक्ट करने का सवाल क्यों आता। आप उनके तरफ एक पार्टनरशिप का हाथ बढ़ा रहे हो या फाइनेंशियर का हाथ बढ़ा रहे हो, किसी तरह का आपका एक डीलिंग है जो ग्राहक और बिल्डर का डीलिंग नहीं है। तो आप कहते हो सर प्लीज आप ले लो ना। वो कहते हैं रुकिए जरा, हम सोच रहे हैं, और 1 महीने के लिए हम सोचेंगे, और वो 1 महीने के बाद अगर हमें लगा या फिर हमने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर ये आप हमारे भागीदार हो गए। अब आप हमारे निवेशक हो गए। आप वो इस तरह से एग्जैक्टली निवेशक का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर डालते हैं वो सारे निवेशक वाले टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या फिर फाइनेंशियर वाले टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो इस तरह से कहते हैं देखो भाई, तुमने कह दिया है कि तुम इस फ्लैट तक सीमित अपना इन्वॉल्वमेंट रखोगे। अब ये फ्लैट के बनने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई। अब फ्लैट बनेगा, उसके लिए टाइम टू टाइम पैसे देना आपका काम है। अगर आप नहीं देते हो तो फ्लैट का काम रुकता है, इसीलिए हम आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन डाल रहे हैं। हम आपको निवेशक समझ के दे रहे हैं। अब अगर आपने लेट किया तो इतनी पेनल्टी लगेगी, प्लस आप हमसे काम करवा रहे हो जो आपको करना चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम पेमेंट देना, तो उसका भी बर्डन हम आपके ऊपर डाल रहे हैं। ये डीलिंग है भाइयों, ये डीलिंग है। और आप ठीक से समझते नहीं हो तो आप कहते हो मैं बिल्डर का ग्राहक हूं। आप बिल्डर के ग्राहक नहीं हो, और ग्राहक के जो हक होते हैं वो सारे हक आपके नहीं है। और वो भी बहुत ही क्लियर भाषा में वो लोग कह देते हैं, देखो तुम सिर्फ इस फ्लैट तक सीमित हो, तुम्हारा जो भी कहना है ये फ्लैट तक सीमित रहेगा, इसके आगे जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो हमारा है। हम प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहें वो हमारा राइट है, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हमारा राइट है। तो
उनका जो लीगल पेपर वर्क हो रहा है वो पूरी तरह से इस अंदाज से हो रहा है कि आप निवेशक हो और आप फाइनेंशियर हो, ओके, और आप एक तरह से पार्टनर हो। ये प्रोजेक्ट में आप पार्टनर हो, प्रोजेक्ट का रिस्क अपने ऊपर ले रहे हो। जैसे मैंने कहा, प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है कि कुछ करने निकले हैं। अब इसमें हमेशा एक संभावना रहती है कि भाई हम कुछ करने निकले हैं, शायद हम असफल रहेंगे। हम एक प्रोजेक्ट बनाने निकले हैं, एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स एक कंपाउंड में बनाने निकले हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ बिल्डिंग्स इनकम्प्लीट रहेंगे, या हो सकता है कि पूरा इनकम्प्लीट रहेगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा जो रिस्क किसका हुआ? भाई आप तो रिस्क में भागीदार हो। तो इस तरह से वो कह भी रहे हैं, आप पढ़ोगे ठीक से और समझोगे तो ऐसे कह रहे हैं। और आप जब फ्लैट सेल के एग्रीमेंट में जाते हो, आप जब एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वापस आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक से ध्यान से एक बार पढ़िए। क्लियर कट नहीं कह रहे हैं, कंफ्यूज करके कह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज करके ये कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम लोगों ने हमको पैसे दिए हैं, अब तुमने हमको प्रॉमिस किया है कि तुम ये सब शेड्यूल के मुताबिक पैसे दोगे, हम जब भी मांगेंगे तब तुम पैसे दोगे। अगर तुमने ऑब्जेक्शन उठाया तो हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। हमारा ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका पूरा बेसिस ये है कि वो यानी बिल्डर, वो फ्लैट सेलर नहीं है, इसलिए वो सब कह सकते हैं। तो वो आपके ऊपर शर्त लगाते हैं। वो अपने ऊपर शर्त नहीं ले रहे हैं, वो अपने ऊपर शर्त नहीं ले रहे हैं। उनका पेपर वर्क ऐसा है कि आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो अपने, यानी जो भी एक फ्लैट सेलर के ऊपर जो शर्तें होनी चाहिए, वो शर्त से मुक्त हो रहे हैं। वो अपने आप को शर्त से मुक्त कर लेते हैं, जिसको वो डिस्क्लेमर कहते हैं या वेवर कहते हैं। यानी आप लिख के देते हो, साहब हम इसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, हम उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, हम आपका ये हुआ तो हम माफ कर देंगे, डिले हुआ तो हम 18 मंथ्स का ग्रेस पीरियड दे देंगे। यानी आप सामने चल के उनको मुक्त करते हो और वो सामने चल के आपके ऊपर शर्त लगाते हैं, आप ये करोगे नहीं तो ये पेनल्टी लगेगा, ये इंटरेस्ट लगेगा, फलाना ढिमकाना। अब ऐसे करते करते चलिए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसमें शर्त थे आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप निवेशक हो भाई, आप हमारे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो हम तो आपके ऊपर शर्त डालेंगे ना। बराबर है। एप्लीकेशन फॉर्म में शर्त थे, अलॉटमेंट लेटर में देखो शर्त है। अरे वो सब छोड़ो ना, कॉस्ट शीट शुरुआत में होता है, कॉस्ट शीट में शर्त है, एप्लीकेशन फॉर्म में शर्त है आपके ऊपर, अलॉटमेंट में शर्त है आपके ऊपर, एग्रीमेंट में शर्त है, भर भर के आपके ऊपर। उनके ऊपर जो भी शर्त है वो सारे शर्तों से छूट जाते हैं। अब आप लास्ट तक पहुंचते हो, लास्ट तक, एकदम लास्ट, आपने 100% पेमेंट कर दिया। आप 100% पैसे देके बैठे हो जो एग्रीमेंट में लिखा है। अब तो आपका फुल ओनरशिप हो जाना चाहिए फ्लैट के ऊपर। नहीं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि एक स्टेज बाकी है, पोजेशन लेटर। अब आपको याद होगा दोस्तों, मैं हमेशा कहा करता हूं कि पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। आप एक बार आर्ग्यू करके कोर्ट में प्रूव भी कर सकते हो कि जो फ्लैट है उसके ऊपर जो उसका जो टाइटल है, वो टाइटल का होल्डर आप है। आप प्रूव कर सकते हो, आप प्रूव कर सकते हो कि आप ओनर हो, लेकिन पोजेशन किसका है, ताबा किसका है, ताला चाबी किसका है? बिल्डर का है। अगर आपने 100% पेमेंट भी कर दिया और फिर आप सोचे कि चलो अब मैं उस घर में प्रवेश कर लेता हूं क्योंकि मैं तो 100% ओनर हो गया, बिल्डर बोलेगा नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, अंदर मत आना, गलती मत करो, सारे सिक्योरिटी स्टाफ को भेज के मैं तुमको सामान समेत बाहर पिकवा दूंगा, गलती मत करो।
और ताला तोड़ने का जरूरत मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस ठोक दूंगा और पुलिस केस बना भी डालेगा। पुलिस तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देगा और तुमको जेल में भी डाल देगा। गलती मत करना। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, टाइटल मेरा है। नहीं, मैं तुमको पोजीशन लेटर दूंगा, मैं तुमको पोजीशन का हैंडओवर करूंगा, चाबी दूंगा, तब आप अंदर आ सकते हो इज्जत से, और इज्जत से मेरे परमिशन के साथ। और अगर मुझे थोड़ा भी अगर तुम टेढ़े चल रहे हो ऐसे एहसास हुआ ना, तो मैं वहीं पे अटका दूंगा। तुमने अगर मेरे ऊपर केस किया, मैं मामले को अटका दूंगा। मैं तुमको पोजीशन लेटर नहीं दूंगा, जाओ उखाड़ लो जो करना है। ये अंदाज होता है। और पोजीशन लेटर, तो पोजीशन लेटर क्या है भाई? पोजीशन लेटर में कोई शर्त तो नहीं होना चाहिए। शर्त क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने पहले सारे शर्त अग्रीमेंट के अंदर डाल दिए हैं। अग्रीमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव शर्त वाला डॉक्यूमेंट है। इन थियरी, इन प्रिंसिपल, अग्रीमेंट से निकलकर कोई भी बाहर शर्त नहीं रहता। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिल्डर कहता है रुको, आपके ऊपर मैंने बहुत सारे शर्त डाले हैं, अब ये एक दो और शर्त डाल रहा हूं। शर्त ये कि तुम मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करोगे। शर्त ये कि आप जितने भी स्क्वायर फीट हैं, कम ज़्यादा जो भी हैं, आपने देख लिए हैं, आप मंजूर कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप उसे रिजेक्ट नहीं करोगे। आप किसी भी कोर्ट में नहीं जाओगे, आप पुलिस के पास नहीं जाओगे, आप कहीं भी नहीं जाओगे, आप डिस्प्यूट रेज नहीं करोगे। शर्त ये कि मेरे बारे में आप कोई टाइप का पब्लिसिटी नहीं करोगे। दुनिया में मेरे अगेंस्ट ढिंडोरा नहीं पीटोगे कि मैंने आपके खिलाफ, यानी कोई आपके साथ नाइंसाफी किया है, आप नहीं करोगे। ये टाइप के सारी शर्तें रख देते हैं। और भी शर्तें रखते हैं। शर्त ये कि आप मुझे और 50,000 रुपया दोगे, 1,00,000 रुपया दोगे। ये किस हिसाब से? अरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फलाना फंड है, ढिमकाना फंड है। अरे लेकिन मैंने आपके अग्रीमेंट में जो कुछ भी लिखा था मैंने दे दिया। नहीं वो सब ठीक है, और भी है, लेकिन शर्त। तो आप ये सारे शर्त एक्सेप्ट करते जाते हो, और आप पोजीशन लेते हो तभी भी आप शर्त एक्सेप्ट करते हो। यानी कि आपको जो पोजीशन मिलता है वो भी एक कंडीशनल पोजीशन है। और भी कंडीशनल हो सकता है। भाई पार्ट ओसी आया है, फुल ओसी नहीं है। पार्ट ओसी का मतलब क्या? पार्ट ओसी का मतलब भाई हमने प्रोजेक्ट को पार्शियली कंप्लीट किया है, हम तुमको एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि हम तुमको फ्लैट दे रहे हैं। एहसान से हम तुमको फ्लैट दे रहे हैं, वैसे नहीं देते तो भी तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते थे हमारे। तो चुप रहो। तुम्हारे बिल्डिंग में ऊपर के माले पे काम चलेगा, आवाज आएगा, बुलडोजर्स भी चलेंगे नीचे, धूल उड़ेगा, सीमेंट उड़ेगा, आपको जान का खतरा है, ऊपर से कुछ ना कुछ गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ नहीं बोलोगे। आप ये सब मंजूर कर रहे हो, लिखो। मेरे प्रोजेक्ट के दूसरे टावर्स चलेंगे, वहां पे वर्कर्स रहेंगे, आपके बच्चे लोग जहां पे खेलने चाहिए, आपको रिक्रिएशन ग्राउंड नहीं मिलेगा, आपको क्लब हाउस नहीं मिलेगा, अगले 5 साल के लिए भी हो संभव है नहीं मिलेगा, अगले 10 साल के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आप चुप रहोगे। लिखो, साइन करो। ये सारी शर्तें आप मंजूर कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई आपका खरीदार का रिलेशनशिप है ही नहीं। आप अंडर कंस्ट्रक्शन में गए तो आप फ्लैट बायर हो ही नहीं, आप तो इन्वेस्टर हो, आप तो बिल्डर के पार्टनर हो। आपने तो सारे रिस्क अपने सर पे ले लिए हैं। बिल्डर को रिस्क नहीं है, आपको रिस्क है। बिल्डर को रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि वो कंपनी में से हर महीने अपना सैलरी विड्रॉ कर रहा है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो भी है वो विड्रॉ कर रहा है, और वो कंपनी बनाया है। अगर डूबेगा तो कंपनी डूबेगा, बिल्डर नहीं डूबेगा। मंगल प्रभात लोधा नहीं डूबेगा, अभिषेक लोधा नहीं डूबेगा, भले ही मैक्रोटेक कंपनी डूब जाए। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होता है, इनके ऊपर आंच नहीं आता है, उनके पास एक ढाल है, वो कंपनी उनका ढाल है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा, उसका लॉस डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कोई ढाल नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारे ऊपर सारे रिस्क डाल दिए जाते हैं। फ्लैट नहीं बना, तुम्हारा प्रॉब्लम। फ्लैट बना लेकिन बहुत देर से बना, कई सालों के बाद बना, उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट था, तुम्हारा प्रॉब्लम। तुमने कहा था ना, तुमने पहले एप्लीकेशन फॉर्म में ही तो लिख के दिया है ना कि मैं आपसे विनती करता हूं प्लीज मुझे फ्लैट अलॉट कर दो वगैरह वगैरह। तो अभी ग्राहक का हक नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया वो सब। इंटरेस्ट के साथ में आप रेंट भर रहे हो, घर के बाहर रह रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो, भाई आपका प्रॉब्लम है, बिल्डर के पास मत जाओ। तो इस तरह से सारी जो रिस्क है उसका पुड़ी बना के वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फ्लैट बायर्स में, या आप फ्लैट बायर कहते हो, वो इन्वेस्टर कहते हैं, या इन्वेस्टर सोचते हैं। आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे रिस्क, और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तो लास्ट में मिलता है। प्रोजेक्ट बनने के बाद, प्रोजेक्ट बनने के टाइम में ऑफकोर्स बड़े बड़े सैलरीज मिलते हैं, लेकिन चलिए उसको बाजू में रखते हैं। लेकिन प्रॉफिट तो एकदम लास्ट में होता है ना, सेटलमेंट करके सब पूरा खत्म करने के बाद, प्रोजेक्ट को रैप अप करने के बाद, तब जाके तो प्रॉफिट किसका हुआ? उनका हुआ। कैसे? अरे भाई तब तक तो एफएसआई बढ़ जाएगा उसी एरिया में जहां पे वो लोगों ने 4 टावर का सोचा था, वो 5वां टावर बना देंगे, 5वां टावर का श्री गणेश कर देंगे, और भाई वहां से उनकी कमाई शुरू। और आप बैठे रहो, देखते रहो, आपका क्लब हाउस कहाँ गया तो बताएंगे भाई क्लब हाउस हम किसी टावर के रूफ टॉप में डाल देते हैं। तो दोस्तों, आप एंटर कर रहे हो मनी सप्लाई एग्रीमेंट में अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन लेने की गलती करते हो। इसलिए सम एंड सब्सटेंस जो मैं बोलता हूं वो ये है, अंडर कंस्ट्रक्शन में मत जाओ, किसी भी सूरत में अंडर कंस्ट्रक्शन में मत जाओ। गलती हो रही है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं हूं क्रिश द अर्बन नक्सल, आपका दोस्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।